हाय फ्रेंड्स, आज आपकी परीक्षा दोस्त आपके साथ करने जा रही है अनुच्छेद लेखन। अब ये अनुच्छेद लेखन जो है, इस पे आपको 6 मार्कर एक क्वेश्चन आएगा। 3 चॉइसेस आपके पास रहेंगी जिसमें से कोई भी एक आपको करनी है। अराउंड 150 वर्ड्स का आपने इसे लिखना है। मैंने एक ही क्वेश्चन पेपर के तीनों चॉइसेस लिए हैं, आज मैं आपको वो करवाने जा रही हूँ। सबसे पहला उन्होंने चॉइस दिया आपको जंगल की सुरक्षा। और सबसे बेस्ट पार्ट क्वेश्चन पेपर में क्या है, अनुच्छेद को लेकर कि आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। आपको ये नहीं कहा गया कि आप अपने सोच के घोड़े दौड़ाएं और जितने मर्जी दौड़ाएं, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको एक बाउंड्री दी है जिसके बीच बीच में आपको सोचना है। और बेस्ट क्या है कि जितने आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, हर संकेत बिंदु पे 2-3 लाइनें बनाइए, 2 लाइनें बनाइए, 3 बनाइए। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका 150 वर्ड्स का एक अच्छा सा अनुच्छेद ड्राफ्ट हो जाता है। जैसे अगर हम इसी को देखें, जंगल की सुरक्षा, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि सुरक्षा से अभिप्राय क्या है, जंगल की सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, ये पहली पॉइंट उन्होंने पूछा। दूसरा उन्होंने पूछा सुरक्षा के लाभ, तीसरा पूछा जंगल की कटाई से हानि, और चौथा पूछा हमारी भूमिका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अपना प्रिंसिपल फॉलो के हर संकेत बिंदु के ऊपर 2 लाइनें कोशिश करते हैं बना पाए। जब भी हम जंगल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभिप्राय मतलब मीनिंग, तो हमारे माइंड में क्या आता है, नॉर्मली पेड़। लेकिन क्या जंगल सिर्फ पेड़ों से बनता है? नहीं। आप क्या कहेंगे, जंगल की सुरक्षा का अभिप्राय है जंगल में निवास करने वाले जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों की सुरक्षा, कि आप सबकी सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने पहला संकेत बिंदु अभिप्राय जो था उसको टच कर लिया। ठीक है। उसके बाद दूसरा है लाभ। तो लाभों पे आते हैं कि जब हम जंगल की सुरक्षा करते हैं, मतलब हम जानवरों की सुरक्षा करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के बीच भोजन श्रृंखला का निरंतर प्रवाह होता रहता है। हमने फूड चेन, फूड वेब पढ़ा है ना, कि अगर कोई भी एक स्पीशीज बीच में से हटा दें तो उसके बहुत गलत इफेक्ट होते हैं। एक स्पीशीज बहुत बढ़ जाती है, दूसरी बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपका जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी वजह से जरूरी है कि विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी हैं वो जीवित रहें, और उनका निवास स्थान क्या है, जंगल, इसलिए जंगल की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और सिमिलरली अगर हम मानव जाति की बात करें, तो मानव जाति के अस्तित्व के लिए भी जंगल की जो सुरक्षा है वो अनिवार्य है। क्यों है, अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वातावरण को शुद्ध करने के लिए, जलवायु नियंत्रण की में जो सहायता होती है जंगलों से, उसकी वजह से, और कई लोगों के लिए आजीविका का एक स्रोत होने की वजह से अत्यंत आवश्यक है। मानव जाति के अस्तित्व के लिए जंगल की सुरक्षा वातावरण को शुद्ध करने, जलवायु नियंत्रण में सहायता, और कई लोगों के लिए आजीविका का एक स्रोत होने के कारण अत्यंत आवश्यक है। और क्या लाभ हैं? क्योंकि हमें कुछ लाइंस तो बनानी है, 150 वर्ड्स हैं, तो अब और लाभ सोचिए। हमने पहला फूड वेब के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने ये सब पढ़ लिया। इसके बाद और क्या मिलता है, जंगलों से औषधियां मिलती हैं हमेशा। तो बहुत, और आज से थोड़ी, हमने तो रामायण में भी देखा था कि हनुमान जी जो है जंगल में पहाड़ों से औषधि लेकर आए थे। तो प्राचीन समय से हम जंगलों पर कई लाइलाज बीमारियों की औषधियों के लिए निर्भर रहते आ रहे हैं। ठीक है। तो हमने कुछ लाभ बता दिए। अब अगला संकेत बिंदु क्या है कि हानि क्या होगी अगर हम उन्हें काटते हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि जनसंख्या विस्फोट के कारण निवास के लिए भूमि कम पड़ रही है, इसलिए वनों की कटाई होती है। तो जंगलों की कमी होने से धरती पर कई नदियां जो हैं वो सूख जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट की समस्या भी भीषण हो सकती है, और संतुलन जो है पर्यावरण का बिगड़ने का खतरा रहता है। तो ये हमने हानियां बता दी। ठीक है। अब क्या है, हमारी भूमिका क्या है? तो हमारी भूमिका क्या है कि जंगल अगर कट गए हैं तो जंगलों को पुनः स्थापित करने हेतु हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और जंगलों को काटने से बचना चाहिए। उनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय नीतियों पर में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। क्योंकि देखो, जंगल जो है कटना, ये अब एक नेशनल या कह लो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर बहुत नेशनल इंटरनेशनल नीतियां बन रही हैं, सारी गाइडलाइंस आ रही हैं, तो हमें उसमें भी अपनी सहभागिता देनी चाहिए। ठीक है। तो यही हमने किया कि हर संकेत बिंदु को हम इलेबोरेट करते चले गए, और सारे संकेत बिंदुओं को जब हमने इलेबोरेट किया, वी गॉट अ पैराग्राफ। हमारे पास अनुच्छेद प्रॉपरली बन जाता है।
अब इसी क्वेश्चन पेपर में जो आपकी दूसरी चॉइस है, अच्छा दूसरी चॉइस में जाने से पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो जंगल है, जंगल की कटाई है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारा पानी जो है कम होता जा रहा है, इस तरह के जो टॉपिक्स है ना बेटे, इनके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये लाइंस आती होनी चाहिए कि जंगल विस्फोट के कारण भूमि कम पड़ रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हर साल टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है। तो ये सब कुछ लाइंस हैं जो आप अच्छे वर्ड्स हैं उनको लर्न करके रखिए, ये आपके कहीं भी काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो आया इसमें क्वेश्चन पेपर में सेकेंड ऑप्शन आपके पास जो थी, कैसे बदलेगी फुटपाथ की दुनिया। अब इसमें भी हम संकेत बिंदुओं पर ही फोकस करेंगे कि फुटपाथ क्या है, एक लाइन में बता दो, 2 लाइन में बता दो, फुटपाथ की समस्या क्या है, ये भी 2-3 लाइन में बता दो, हमारी भूमिका क्या है और बदलाव के लिए कुछ सुझाव दे दो। कोशिश करते हैं बना के। सबसे पहले फुटपाथ क्या है, तो फुटपाथ हम सबको पता है कि एक सुरक्षित रास्ता है जिस पर यात्री पैदल चलकर जाते हैं, ये रोड के दोनों किनारों पे होता है। अब दूसरा क्या पूछा उन्होंने, समस्या एनक्रोचमेंट सबसे बड़ी समस्या है। आप सब जानते हैं कि पैदल चलने के अलावा वहां पे दुकानें भी लगती हैं, पकोड़े वाला पकोड़े भी तलता है, मूंगफली वाला मूंगफली भी बेचता है, केले वाला केले भी बेचता है, हर कोई कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ी बात, दिन में तो व्यवसाय चलता है वहां पूरा, और रात में क्या होता है, लोग आकर के सो जाते हैं, वो उनका निवास स्थान बन जाता है। ठीक है, तो मेनली जो हमारी समस्या है वो क्या है कि क्योंकि वहां पे एनक्रोचमेंट हुआ रहता है, तो वर्चुअली जो वो बने हैं फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए बने हैं, पर पैदल चलने के काम नहीं आते। लोग फिर से कहाँ चल रहे हैं, मोटर कारों के बीच ही चलना पड़ता है, सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि लोग फुटपाथ के किनारे कई तरह की गैरकानूनी दुकानें खोल लेते हैं, जिससे यात्रियों को चलने में असुविधा होती है और वे असुरक्षित रोड पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब तो ये गरीबों के निवास स्थान की तरह भी काम आता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। अब ये सारी चीजें हो गई, हमने अपनी, क्योंकि वर्ड लिमिट को हमें एडहियर करना है, तो हमने थोड़ी सी लाइंस में अपनी समस्या एक्सप्लेन कर दी, फुटपाथ की समस्या। उसके बाद आगे भूमिका क्या है हमारी भूमिका यही है कि देखो, अकेले तो हम एनक्रोचमेंट हटा नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, संगठित प्रयास हम सबको करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने साथ ही साथ हमसे क्या मांगा है कि आप जो है इस पे बदलाव के लिए सुझाव भी दीजिए। तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं, देखिए सुझाव किसको देंगे, ये एनक्रोचमेंट कौन हटा सकता है, गवर्नमेंट हटा सकती है, थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हटा सकती है। ठीक है, तो नगर पालिका जो है उसको अपने साथ आपको लेना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो आप कहेंगे कि इस समस्या पर नगर पालिका को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उनके लिए अगर गवर्नमेंट सोने के लिए शेल्टर बनवा दे तो फिर ये एनक्रोचमेंट नहीं होगी रात को। तो नगर पालिका को अपना काम सतर्कता से करना चाहिए। जहां पर भी उन्हें ऐसी कोई गैरकानूनी दुकान या फुटपाथ पर कोई अतिक्रमण दिखे या फुटपाथ अतिक्रमण का शिकार दिखे, तो उन्हें कब्जा करने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप फुटपाथ के लिए तो यही कर सकते हैं कि आप एनक्रोचमेंट को किसी भी तरह कोई भी गाइडलाइंस लाके, कोई भी पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करके, फाइन्स इंट्रोड्यूस करके, पर आप उन्हें साथ ही साथ खाली करवाते जाएं, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को असुविधा ना हो। इज दैट ओके? तो ये आपका सेकंड चॉइस थी। अब आपकी जो थर्ड चॉइस उन्होंने पूछी वो है सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब इसमें भी संकेत बिंदु है, पर इसमें एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको ये वाला ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना है जब आपने ये सूक्ति कहीं पढ़ी है, आपने पूरी सूक्ति, ये तो एक पार्ट है सूक्ति का, आपको पूरी सूक्ति आती है, आपको उसका आशय बिल्कुल क्लियर है, आप स्पष्टीकरण उसका कर सकते हैं, उसको सोसाइटी के साथ को रिलेट कर सकते हैं। अनलेस कि आपने इतने अच्छे डिटेल में इसे पढ़ा है, ये ऑप्शन चूज करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, आपके मार्क्स ना डिडक्ट हो। पर अगर आपको आता है तो फिर किस बात का संकोच। तो जैसे देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो ये कबीरदास जी ने कही है, और पूरी सूक्ति क्या है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु मतलब सज्जन पुरुष, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। के
ये क्या कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि महापुरुष यानी सज्जन पुरुष जो है उसका जीवन कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार सूप का स्वभाव होता है। और सूप क्या करता है, जब हम छानते हैं तो सूप अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और जो गंदगी होती है उसे बाहर उछाल देता है, उड़ा देता है, साफ कर देता है गंदगी को अपने पास अच्छा अनाज रखने के बाद। तो उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं उनका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वे अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों को उन्हें दूर कर देना चाहिए। ठीक है, यही हमने सबसे पहले पूछा कि सूक्ति का अर्थ क्या है। इस कथन का स्पष्टीकरण करें अगर हम, तो सूक्ति का आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु का या कार्य के दो पक्ष होते हैं, अच्छा या बुरा। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसका चुनाव करते हैं और हमें करना क्या चाहिए। हमें सदैव उत्तम गुणों को स्वीकार करना चाहिए और व्यर्थ की अनावश्यक बातों का त्याग कर देना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं ना, सार सार को गो ही रहे थोथा दे उड़ाए, कि जो बेकार चीजें हैं, जो बेकार बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीजें हमने स्पष्टीकरण में ले ली। फिर उसके बाद हमने जब ये किया समाज के लोगों से संबंध और वैचारिक अभिव्यक्ति जो है उसके बारे में जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि समाज से जब हम संबंध बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि देखिए समाज में दो तरह की बातें हैं जहां हमें चयन, जहां हमें सिलेक्शन करना होता है। एक है लोग, कुसंगति भी है, सज्जन पुरुष भी हैं, संगति भी है, कुसंगति भी है। इसी तरह कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं, कुछ अच्छी परंपराएं हैं। तो सज्जन व्यक्ति जो है उसे करना क्या होगा, सिलेक्शन करना होगा कि वो क्या करना चाहता है। ये व्यक्ति के स्वयं के गुणों पर निर्भर करता है कि वह किन लोगों की संगति में रहता है। हमें सदैव सज्जनों की उन्हीं परंपराओं और रीत रिवाजों को अपनाना चाहिए जो वर्तमान समय में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। मतलब रूढ़िवादी जो हमारी परंपरा या रीति रिवाज हो गए हैं उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। और इसीलिए कबीरदास जी ने सत्य ही कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चे आपने कोई भी सिलेक्ट की, लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि आप अपने संकेत बिंदुओं के दायरे में अपने आप को सीमित रखें। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्पेलिंग एरर्स बिल्कुल नहीं करनी है, इजी वर्ड्स यूज कर लो लेकिन गलती नहीं करनी। अगर अच्छे वर्ड्स यूज करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब उनके स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अभी ये मैंने एक क्वेश्चन पेपर के 3 चॉइसेस आपको कराए हैं। कोई एक आध और पिछला सैंपल पेपर उठाएं और एक बार ड्राफ्ट करके देखें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा दूंगी आपको। पर मैं चाहती हूँ कि एक बार मैंने अगर आपको ये हिंट दिया है कि आप संकेत बिंदुओं के बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखें और ये ड्राफ्टिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा पहले आप खुद प्रयास करें और जो जो डाउट्स आपके आते रहते हैं मुझसे पूछते रहें। फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो कोई अंत होता ही नहीं है, जितनी आप कहेंगे मैं कराती चली जाऊंगी। ठीक है, पर पहले थोड़ा सा एफर्ट आप खुद भी कीजिए। चलिए, मेहनत कीजिए, डटे रहें, अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहें। ठीक है, चलिए, बाय, ऑल द बेस्ट।